हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 22 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर के बीच का जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें डेट वाइज है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। और सभी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, सर क्लास नहीं ले रहे करंट अफेयर की, तो सभी की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और जो नेक्स्ट वीक का मतलब 1 अक्टूबर से लेकर, जैसे आज 5 अक्टूबर हो चुका है, तो इसका आपको कल या परसों में वीडियो अपलोड हो जाएगी। आज ये 22 अक्टूबर से स्टार्टिंग है। तो देखिए 22 अक्टूबर को पहली न्यूज़ क्या थी, आदि शंकराचार्य के बारे में बताया गया। ये वही आदि शंकराचार्य हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने 4 जो भारत में एक आश्रम है, या फिर उनको कहेंगे आप 4 धाम हैं। 4 धाम जो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट में स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य क्या थे, ये केरला में इनका जन्म हुआ था। एक गांव है जिसका नाम था कालांदी विलेज था, यहाँ पर इनकी जन्म हुआ है। और यहाँ से इन्होंने अद्वैतवाद, जो एक अद्वैतवाद है, इसकी दीक्षा ली और इसको आगे इन्होंने कंटिन्यू किया। यहाँ से इन्होंने अद्वैतवाद को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान के चारों कोनों पर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में 4 धाम की स्थापना की। नॉर्थ में बद्रीनाथ है, साउथ में श्रृंगेरी बनाया था कर्नाटका में, बट आज ये रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। ईस्ट में जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में, और वेस्ट में द्वारिकाधीश है। तो ये आदि शंकराचार्य के बारे में इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि इनके 22 सितंबर को बर्थडे वो आपके चर्चा में बना हुआ है, तो उसकी वजह से। और इनकी डेथ ओनली 32 ईयर ओल्ड में हो गई थी। यानी इनके बारे में जब दर्शन को पढ़ाया जाता तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक साहित्यकार एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग, बट हमें तो सिर्फ थोड़ा सा जानना है कि जो करंट अफेयर में अद्वैतवाद के ये समर्थक थे और इन्होंने इंडिया में 4 धाम की स्थापना की है। और इनकी डेथ 32 ईयर ओल्ड में उत्तराखंड में ही इनका मतलब जहाँ पर इन्होंने लास्ट अपने बद्रीनाथ के पास वहीं पर लास्ट सांसें ली थी। ये आदि शंकराचार्य के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना 2019 में लॉन्च की गई है, और इसमें आप देखेंगे कि जो किसान हैं, किसानों को सम्मान निधि के रूप में जो 6,000 रुपये एक किस्त दी जाती है, उसमें संशोधन करने के लिए, और ये चर्चा में बनी हुई है। तो जो पीएम किसान योजना है इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। नेक्स्ट वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या है, वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है, देखिए सबसे पहले टाइगर रिजर्व को समझना ज़रूरी है। अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है और टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था, और इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के पीछे रीज़न था कि टाइगर्स की संख्या को बढ़ाया जाए। प्रेजेंट में इंडिया में टाइगर्स की संख्या 3167 है। देन मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, और मध्य प्रदेश में टाइगर जो रिजर्व नेशनल पार्क हैं इनकी संख्या 7 हो चुकी है। 7th है ये मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व। इसके आगे ITU2 I2 क्या है, इजराइल प्लस इंडिया प्लस USA प्लस UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, ये 4 कंट्री हैं। और ये ग्रुप बना था 2001 में। और ये I2U2 इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बायलैटरल रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए I2U2 वर्क करता है। 4 कंट्री है इसमें। कई बार इसका फुल फॉर्म ही आ जाता है कि I2U2
के में कौन कौन से कंट्री हैं, तो आई मतलब 2 हैं, इंडिया इजराइल, यू मीन्स 2 हैं, यूएसए और यूएई। नेक्स्ट चर्चा में बना है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम महानदी पर लोकेटेड है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, उड़ीसा में लोकेटेड है। इसको बनाना शुरू किया था 1948 में, कंप्लीट हुआ था 1953 में। जब मैं आपको पंचवर्षीय योजनाएं टीच करता हूं तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हीराकुंड डैम के क्रिएशन की भी बात करता हूं। इसका उद्घाटन हुआ था 1957 में जेएल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट झेलम रिवर चर्चा में बनी हुई है। झेलम रिवर इंडस वाटर एग्रीमेंट 1962 का एक पार्ट है। इंडस वाटर एग्रीमेंट 1960 में इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था 3 रिवर को लेकर, इंडस, चेनाब और झेलम। इसके थ्रू जो इंडस वाटर एग्रीमेंट है 80 और 20% का रेशियो रखा है। इंडिया 20% वाटर यूज करता है और पाकिस्तान 80% यूज करता है इंडस वाटर एग्रीमेंट के थ्रू। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है झेलम, और झेलम ओरिजिनेट होती है शेषनाग लेक के पास वेरीनाग ग्लेशियर से। इसकी लेंथ है 725 किलोमीटर, कुछ बुक्स में 720 किलोमीटर भी दिया है, तो अप्रोक्सीमेटली चलता है। देन ये पाकिस्तान में मीठनकोट नामक प्लेस पर इंडस को ज्वाइन कर लेती है। इसकी ट्रिब्यूटरी में यहाँ पर विरंगी है, देन अपार्थ रिवर है और बटलारा भी कह देते हैं। ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी होंगी। झेलम रिवर पंज नद में, जिसे हम 5 नदियां कह देते हैं, 5 रिवर्स कह देते हैं, उनका पार्ट है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 नदियां हैं। उसमें झेलम इंपॉर्टेंट रिवर है, और ये वही झेलम रिवर है जिसके बैंक पर 326 ईसा पूर्व में हाइडेपीस का, जिसे हम ग्रीक में इसको हाइडेपीस कह देते हैं और इसको एंशियंट टाइम में बितस्ता रिवर कहते थे। तो सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम नदी के किनारे ही युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। तो ये हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट सिमेरू। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है इंडोनेशिया का। देखिए, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री है और ये आइलैंड कंट्री है, द्वीपीय देश है। इसमें जावा, सुमात्रा, सुलावेसी, कालीमंतन ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उसी में एक जावा आइलैंड है। जावा आइलैंड पर ही ये जो वॉल्केनो है समेरू, ये हाल ही में एक्टिव हुआ है और ये जावा आइलैंड का हाईएस्ट माउंटेन भी है। आपने क्राकाटोआ वॉल्केनो का नाम सुना होगा। क्राकाटोआ वॉल्केनो भी इंडोनेशिया में ही लोकेटेड है। ये आए दिन न्यूज़पेपर में बने रहते हैं, बिकॉज यहाँ से लावा इरप्ट होता रहता है, तो ये एक न्यूज़ में हाईलाइट रहते हैं। तो इधर आपको फोकस करना ज़रूरी बनता है, बिकॉज जो इंडोनेशिया है, फिलीपाइंस है, देन जापान, कोरियन जो पेनिनसुला है, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पर लोकेटेड है, जहां पर सुनामी, अर्थक्वेक और वॉल्केनो सबसे ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो इंडोनेशिया भी उसी प्लेट पर है। तो आपको थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में, उसकी कैपिटल, इंडोनेशिया में आसियान का हेड ऑफिस, इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो इस वीडियो को मैंने अपलोड की है साउथ ईस्ट एशिया के नाम से, आसियान के नाम से। वहाँ पर जाकर इसको विजिट करो तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ से हेल्प मिलेगी, तब जाकर आपको इंडोनेशिया समझ में आ जाएगा कि इंडोनेशिया का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल एक वर्ल्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और ये कहाँ पर आता है, इंडिया के ट्रेड का इसके साथ में क्या इंपैक्ट पड़ता है, चाइना को काउंटर करने में क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसका, वो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये 2005 में एक्ट आया था 1955, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसमें रिफॉर्म किया गया है। ये चर्चा में तब से बना है जब से इंडिया कनाडा के रिलेशन में थोड़ा टेंशन क्रिएट हुआ है, बिकॉज कनाडा की गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाया है कि इंडिया की ओर से, इंडिया के एजेंट ने वहां पर उनके सिटीजन की हत्या की है गुरुद्वारे के बाहर। तो इसको थोड़ा सा मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए समझाता हूं। देखो, अगर कनाडा ऐसा निराधार ब्लेम लगाता है या उसके पास एविडेंस है भी, तो इससे पहले अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है, ICJ में, तो वहां पर दोनों कंट्री की सहमति जरूरी होती है कि वो कंट्री एग्री करता है या नहीं जिस पर ब्लेम लगाया जा रहा है, तभी केस फाइल हो सकता है।
अगर कनाडा चला जाता है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और इंडिया ऑलरेडी मना कर चुका है कि ये निराधार है आरोप लगाना, हमारा ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिलाऊं, ये अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस के मारा था। देन अगर आपने टर्की से एक एंकर का नाम सुना है, टर्की से एक पत्रकार थे जिसको खाशोगी कहते हैं, उनकी हत्या सऊदी अरब के एक सांठगांठ से उनके एजेंट के द्वारा हत्या करवाई गई, बहुत पॉपुलर है, गूगल करना आप खाशोगी, जो टर्किश मतलब अरब वर्ल्ड में अपना एक स्टैंड रखते थे, उनकी हत्या की गई। देन ओसामा बिन लादेन की हत्या दूसरी टेरिटरी में की गई। बहुत ऐसे हैं, ऐसा है नहीं जैसे कनाडा ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है कि इंडिया पहला कंट्री है। तो इंटरनेशनल लॉ ये कहते हैं कि अगर कनाडा इंडिया के ऊपर केस फाइल भी करता है तो वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ये कहता है कि वो कंट्री भी एग्री होना चाहिए जिस कंट्री पर ये ब्लेम लगाया जा रहा है। तो मेरा जहां तक मानना है और जहां तक ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मानना है और इंटरनेशनल जो एक कम्युनिटी का मानना है, वो यहां तक कहती है कि अगर कनाडा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जाएगा तो वहां पर उसको रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा, बिकॉज उस केस में कोई जान नजर नहीं आती। तो ये जो ओसीआई है, ओसीआई के थ्रू क्या होता है, जो इंडिया में 26 जनवरी 1950 से रह रहा है या 1950 के टाइम पर भारत में जन्म हुआ था, लेकिन वो क्या है, इंडिया को छोड़कर बिजनेस के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से फॉरेन में जाकर सेटल हो गया, इंडियन है वो, तो वो इंडिया में आ सकते हैं। उन्हें क्या है, लाइफ टाइम तक वीजा अवेलेबल करवाया जाता है। लेकिन इसमें चेंजेस कर दिए हैं जब से इंडिया कनाडा के टेंशन मतलब रिलेशन में टेंशन क्रिएट हुआ है। देन ये जो ओसीआई है, इसमें ओसीआई जो मेंबर्स होते हैं, मतलब हमारे जो एक इमिग्रेंट पर्सन होते हैं, इंडियंस ही होते हैं, जो विदेशों में जॉब के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से अपने परिवार के साथ या सिंगल ही वहाँ पे रहते हैं, उन्हें यहाँ पर ना तो राइट टू वोट है, मतलब उन्हें जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है ये भी नहीं मिला। देन उन्हें जॉब में कोई राइट नहीं मिला होता, उन्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीज़ा के भरोसे उनको प्रॉफिट हो जाता है कि इंडिया में आपको लाइफ टाइम तक के लिए वीज़ा मिल जाता है। तो कनाडा में तो इंडिया के जो इमिग्रेंट पर्सन है वो बहुत रहते हैं। ओसीआई में जब से ये रिफॉर्म हुआ है तब से ये हाईलाइटेड हो गया है। तो पहले तो अपने पेपर में ओसीआई की फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है, कब आया, 2005 में आया, किस में संशोधन करके आया। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है उसमें संशोधन करके ओसीआई ओवरसीज जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है इसमें थोड़े रिफॉर्म किए गए हैं, तो ये चर्चा में बना हुआ है। तो ओसीआई कार्ड होल्डर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्टार्टेड ये हुआ था 2005 में, और इसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में राइट कोई नहीं मिलता, मतलब जो ओसीआई कार्ड होल्डर होते हैं जॉब में कोई इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, सरकारी जॉब में। उसके आगे नेक्स्ट चर्चा में बनता है युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और यूएसए के बीच हुआ है और ये 9th सेशन है, तो आप सोच सकते हैं, लगा सकते हैं ये हर साल होता है, तो उसके हिसाब से आप 19 ईयर पीछे जाकर उसका एक स्टार्टिंग ईयर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है साउथ चाइना सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आपको डिफाइन किया है। साउथ चाइना सी दुनिया का डीपेस्ट सी है, मैं सी की बात कर रहा हूँ, नॉट ओशियन। और ये चाइना के जो ईस्ट वाला पोर्शन है, साउथ ईस्ट है, उसके साउथ में आता है, तो इसको साउथ चाइना सी। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कई कंट्री का बॉर्डर साउथ चाइना सी से कनेक्टेड है। ताइवान का लगा हुआ है, फिलीपाइंस का लगा हुआ, वियतनाम का लगा हुआ है, इंडोनेशिया का लगा हुआ है, देन मलेशिया का लगता है बॉर्डर, ब्रुनेई का बॉर्डर लगता है। और साउथ चाइना सी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज साउथ चाइना सी के रास्ते चाइना मलक्का स्ट्रेट होते हुए इंडियन ओशियन पहुंचेगा, इसलिए चाइना को साउथ चाइना सी में काउंटर करना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर चेक करो, आपको मैं साउथ चाइना सी के बारे में डिटेल में बताता नजर आऊंगा। मैंने पूरी डिटेल में उसको वीडियो बनाया है। ये अच्छा खासा एक टेंशन वाला एरिया है, मतलब यहाँ पर सेंसिटिव एरिया है। ये वियतनाम, फिलीपाइंस और चाइना के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है। उसके आगे फिर नेक्स्ट
मुकुर्थी नेशनल पार्क है जो तमिलनाडु में है, और इसे क्या है यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, इंडिया में यूनेस्को की साइट कितनी है। इंडिया में यूनेस्को की साइट 41 है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है। यूनेस्को का हेड ऑफिस पेरिस में है। तो यूनाइटेड नेशन, देन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म हो जाएगी। और इंडिया में यूनेस्को की 41 साइट्स हैं, उसमें एक आपके ये नेशनल पार्क भी हो चुका है। तो गूगल जाकर आप चेक करिए और टोटल लिस्ट देख लीजिए, उसमें कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उसमें कितनी रीजनल साइट है, बट वो यूनेस्को की साइट में आ चुके हैं। तो उसको प्लीज एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन हर साल हर पेपर में, जरूरी नहीं है कि आप किसी नॉन टीचिंग की तैयारी करते हैं, अगर टीचिंग की भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करता है। और इसकी जो साइट है और इसके जो कुछ ऑपरेशन होते हैं और उसके थ्रू चलाने के एक अलग से एजेंसीज होते हैं। तो यूनेस्को बड़े लेवल पर रिसर्च के लिए भी, साइंटिफिक थॉट भी, एजुकेशन सेक्टर में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बार यूनेस्को को आपको विजिट करना चाहिए। जब तक आप यूनेस्को की साइट को विजिट नहीं करेंगे, डिटेल आपको नहीं पता चलेगी। मेरा काम यहाँ पर ये मुकुर्थी नेशनल पार्क के बारे में बताना है, जो यहाँ पर यूनेस्को का नाम आया, तो यूनेस्को की इस्टेब्लिशमेंट आपको क्लियर कर दी है। नेक्स्ट है विंजिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपको केरला में मिलेगा और ये अडानी समूह का है, अडानी ग्रुप का है। और यहाँ के जो लोकल पर्सन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये क्या है, एक प्रकार से चर्चा में बना रहता है। जब से पार्लियामेंट में ये अडानी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है अपोजिशन पार्टी के द्वारा, तो उस टाइम से विंजिम जो एयरपोर्ट है ये चर्चा में बना हुआ है, केरला में ये लोकेटेड है, और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कॉफी जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है, अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन, इसकी स्थापना 1963 में हुई है और ये एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है, अंतर सरकारी संगठन है। इसका हेड ऑफिस लंदन में है। दुनिया के जितने भी देश कॉफी का प्रोडक्शन करते हैं वो इसके मेंबर हैं, इंडिया इसका एक मेंबर है। और टोटल इसमें मेंबर बताए गए 49, इंडिया इसका एक मेंबर है, क्योंकि इंडिया में भी अच्छा खासा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। ब्राजील है, देन श्रीलंका है, ऐसे कंट्रीज आपको मिलेंगे जहां पे कॉफी का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। कॉफी ओरिजिनली जो प्लांट है ये सऊदी अरब का है, सऊदी अरब से दुनिया में स्प्रेड हुआ है। तो अगर थोड़ा सा कॉफी के बारे में जानना है तो कॉफी की जो एक शुरुआत है, क्योंकि वहां पर जो चरवाहे, मतलब ये बकरियां चराते हैं, जो कैटल रेयरिंग करते हैं, तो वो बकरियां इन कॉफी के प्लांट को खाती थी और वहां से कॉफी का जो इन्वेंट है, मतलब कॉफी की शुरुआत है वहां से हुई है। फिर अगर सऊदी अरेबिया का मैप अगर देखेंगे तो उसी के आपको वेस्ट में रेड सी से क्रॉस करेंगे तो इथोपिया आ जाएंगे। इथोपिया पर एक इथोपियन हाईलैंड है और इसकी राजधानी अदिस अबाबा है। यहीं पर बाबा बुदन थे जो इंडिया के थे। बाबा बुदन अदिस अबाबा के एरिया से, मतलब इथोपियन हाईलैंड से कॉफी का प्लांट लाए थे और कर्नाटका में बाबा बुदन हिल्स पर उनको लगाया था। इसलिए इंडिया में कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर्नाटका में होता है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 से शुरू हुआ है। सबसे पहले देविका रानी को मिला था और अभी वहीदा जो रहमान है इन्हें मिला है, और ये सिनेमा जो सेक्टर है उसमें दिया जाता है। तो बहुत पॉपुलर थे जो दादा साहेब फाल्के थे, उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें आपको चर्चा मतलब करनी है और थोड़ा सा साइट को भी विजिट कर लिया करो, जिससे आपकी थोड़ी सी नॉलेज में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब तक नहीं पता होगा तब तक आपको प्रॉपर करंट अफेयर में भी स्ट्रांगनेस नहीं आएगी। नेक्स्ट है चिचोली नेशनल पार्क। चिचोली नेशनल पार्क कर्नाटका में है और ये 2011 में क्रिएट हुआ था। एंड ये क्या है, एक नखलिस्तान की तरह दिखता है। अब नखलिस्तान किसको तो बोलेंगे आप, नखलिस्तान आप मोहनजोदाड़ो से कंपैरिजन करेंगे तो नखलिस्तान, जैसे मोहनजोदाड़ो क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट साइट है, उसे नखलिस्तान भी कहते हैं। उसकी कुछ कंपैरिजन ऐसे की गई है, मतलब इसमें डेजर्ट पाया गया बहुत ज्यादा, तो इसलिए चर्चा में बना हुआ है। कर्नाटका में इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट
कमलंग टाइगर रिजर्व है और ये अरुणाचल प्रदेश में है, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। यहां पर एक कमलांग रिवर है। यहां पर ये 20 जो स्पीसीज है तितलियों की, बटरफ्लाई की, ये डिस्कवर हुई है, इसलिए ये कमलांग जो एक टाइगर रिजर्व है ये चर्चा में बना हुआ है। तो इसकी लोकेशन हमें जानना जरूरी है। म्यांमार के बॉर्डर पर है, भूटान के बॉर्डर पर नहीं है, ना ही चाइना के बॉर्डर पर। 20 बटरफ्लाई की जो न्यू स्पीसीज है यहां पर डिस्कवर की गई है। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपत्ति संस्था के द्वारा ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसमें अगर आप देखेंगे टोटल कंट्री 132 है, इंडिया को 40th रैंक मिली है और पहला कंट्री इसमें बना है स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पर आपको स्वीडन मिलेगा, ये टॉप 5 कंट्री मिलेंगे। तीसरे नंबर पर यूएसए है, 4th पर आपको कर्नाटका मिलेगा, 5th पर आपको सिंगापुर मिलेगा। टोटल मेंबर इसमें 132 है और ये वो कंट्रीज हैं जिसकी इकोनॉमी भी अच्छा खासा रोल होता है। तो ये 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के जो करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन थी ये मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। और 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर मतलब वीकली चलेगा ये, तो वीक का आपको 7 अक्टूबर को आपके सामने वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको एवरी अपडेट मिलती रहे। और थोड़ा सा सपोर्ट भी कर लो क्योंकि मेहनत अच्छी खासी कर रहा हूँ, तो उसके लिए वैसे आपने बहुत सपोर्ट किया है, बट फिर भी तुम्हारा इतना राइट बनता है कि थोड़ा और सपोर्ट करो, जिससे थोड़ा इंस्पिरेशन मुझे भी मिले और नेक्स्ट में वीडियो बनाने के लिए थोड़ा एक्साइटेड रहूँ। चलो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।